So today we are gonna start with lecture number 2 of the अभ्यास बैच चैप्टर नंबर 5 का एंड मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं आप लोगों को इस चैप्टर में जो आपका कॉन्फिडेंस लूज होता है वो मैं आपको रीगेन करा पाऊँ. ठीक है. सो विल बी स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन नंबर 22. हम 22 से स्टार्ट करने वाले हैं आज की क्लास. क्वेश्चन मुझे बहुत बड़ा लग रहा है. मेरी क्वेश्चन देख के मतलब हो रही है. क्या करूं? कोई ऑप्शन है मेरे पास? हाँ मैम, ऑप्शन तो है. तरुण से लाइफलाइन ले लीजिए. फोन अ फ्रेंड. हेलो तरुण, कैन यू प्लीज रीड द क्वेश्चन? Yes, ma'am. हाँ. Which of the following phase of Kurt Lewin's model of change will be most challenging for Dr. Radhika, who statistically positioning her father's nursing home? ओ अह, ये तो मतलब दुखती उस पे हाथ रख दिया हो. मतलब ये टॉपिक वैसे ही प्रॉब्लमेटिक था और मैम ने ये क्वेश्चन मुझसे रीड करा दिया. पता नहीं मैम मुझसे इसका आंसर ना पूछ लें. तो चलो कोई बात नहीं. क्वेश्चन की इंग्लिश टू हिंदी मैं कर देती हूँ और आंसर जो है तरुण दे देगा. विच ऑफ द फॉलोइंग फेजेस ऑफ कर्ट लुबिन मॉडल ऑफ चेंज. तो साफ साफ उसने बता दिया, शब्द का इस्तेमाल किया. कौन सा शब्द का इस्तेमाल किया? कर्ट लुबिन. तो कर्ट लुबिन की जो 3 स्टेजेस थी वो कौन कौन सी थी? हम बताएंगे, हम बताएंगे, हम बताएंगे. कौन कौन सी थी? Unfreeze, change or refreeze. वेरी वेरी गुड. विच ऑफ द फॉलोइंग फेजेस ऑफ कर्ट लुबिन मॉडल ऑफ चेंज विल बी मोस्ट चैलेंजिंग फॉर डॉक्टर राधिका? किसके लिए? किसके लिए बेटा चैलेंजिंग? Dr. Radhika. राधिका. एंड अब राधिका के बारे में क्या बात करी गई है? टू स्ट्रेटेजिकली पोजिशनिंग हर फादर्स नर्सिंग होम. तो बेसिकली उसके पापा का एक नर्सिंग होम है. ठीक है. एंड राधिका उसको संभाल रही होगी. यही होगा भाई, और क्या. एंड अब ये पूछा है कि इसके लिए कौन सी स्टेज, कौन सा फेज जो है वो सबसे ज्यादा चैलेंजिंग होगा. जब ये क्वेश्चन एमटीबी में आया, सो दिस वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन. बट मैं आपको ये बोलूंगी कि क्वेश्चन देखकर आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब में को ये सॉल्व हो गया. बट आंसर देख के आपको काफी डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है. तो विल नॉट सी द आंसर एज ऑफ नाउ. विल जस्ट गो विद द फ्लो. विल गो विद द कॉन्सेप्ट वी yesterday नो लर्न. तो बात करते हैं बाकी क्वेश्चन की. यस तरुण, डू द ऑनर्स. Dr. Raman has been running a nursing home for about 22 years now. कौन है ये? And डॉक्टर रमन. हमने तो लास्ट लाइन में पढ़ा था कि उसके फादर का नर्सिंग होम है. राइट. और यहाँ पे मालूम भी पड़ गया कि डॉक्टर रमन जो है उनका नर्सिंग होम है 20 ईयर्स से चला रहा है, यानी कि यही इसके पापा हैं. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. has gained a enormous name for his benevolence in Balram district of Chhattisgarh. ये क्या है? बेनेवलेंस. आईसीआई के अंदर तो बेनेवलेंस फंड भी होता है. छोड़ो मैम, इसके बगैर काम हो जाएगा. ठीक है, इसके बगैर काम चलाते हैं, देखते हैं हो पाता कि नहीं हो पाता. कंटिन्यू. Recently, his daughter, Dr. Radhika, completed her medicine degree from the United States of America and returned to her hometown to be a part of her father's practice. हाँ, प्रैक्टिस वर्ड तो आपको समझ में आता ही आता है ना. अब बाप ने अपना मस्त नर्सिंग होम खोल रखा है, बेटी आई मतलब यूएस से डिग्री विग्री लेके. ओहो हो. अब मैं अपने पापा की प्रैक्टिस को ज्वाइन करूंगी इन द होम टाउन. तो जो हम दिमाग में सोच रहे थे वही इन लाइंस ने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया. अभी तक बेसिकली सिनारियो बता रहा है. आगे. She has been given the baton to promote modern medicine and retain the local skilled youth in their practice. ओ क्या किया, क्या 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 क्या? शी हैज बीन गिवन द बैटन टू प्रमोट मॉडर्न मेडिसिन. यानी कि उसको किस चीज के लिए बोला गया कि मॉडर्न मेडिसिन, क्योंकि कहाँ से पढ़ के आई है बेटा? यूएसए से पढ़ के आई है. तो क्या प्रमोट करने के लिए बात करते हैं?
modern medicine and retain the local skilled youth in their practice. और सेकंड उसका टास्क क्या था बेटा? जैसे समझो कि कि ऐसे समझो कि पापा की प्रैक्टिस चली आ रही है, तो अभी बेटी के ऊपर दो जिम्मेदारियां हैं। पहला, मॉडर्न चीजें, मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल करना, और दूसरा, जो भी लोग उनके नर्सिंग होम में जो उनकी प्रैक्टिस चल रही है उसमें जो भी यूथ काम कर रहा है, ठीक है, वो जो है ना, हर एक बंदा, जैसे आप लोग, मैं अगर आपसे पूछूं कि आप अपनी ट्रेनिंग कहाँ करना चाहोगे, हाँ, ऑब्वियसली द नेम वुड बी बिग फोर्स। Who would like to work under someone like without any like good name or fame, right? तो वहां पर जो लोकल स्किल्ड यूथ थे, यानी कि जो उनके साथ प्रैक्टिस में लगे हुए थे, कंपाउंडर्स वगैरह, वो सब जो उनकी ट्रेनी थे ना, उनको रिटेन करके रखना। क्यों रिटेन करके रखना? क्योंकि हर एक इंसान तो अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी कंपनीज में काम करना चाहता है। एंड ये जो यहाँ पर जगह है, ये बलराम डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़ है। कौन रुकेगा यहाँ पर? एवरीबडी विल मूव ऑन टू द मेट्रो सिटीज। ये बात मैंने ज्यादा फोकस करके समझाई है। अब आगे चलते हो, ये उसकी जिम्मेदारियां थी। अब वो किस में परेशान होती है, क्या होता है, आगे तरुण विल एक्सप्लेन। However, the nursing home's skilled youth has been more inclined to e-commerce employment opportunities. मैंने कहा ही था, छोटे शहरों में लोगों को रोकना वाज अ टास्क। तो यहाँ पर यही स्किल्ड यूथ ये मचला रहा है और कह रहा कि भैया इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी तो मुझे ई कॉमर्स सेक्टर में मिल रही है, भाई मैं तो वहां जाऊंगा। इट हैपेंस विद अस ऑल्सो, नो प्रॉब्लम। चलो आगे चलते हैं। Dr. Radhika has taken it as a challenge to imbibe the very essence of service in them by being employed as nurses and caretakers of the ill. This यानी shall क्या किया उसने? क्या किया उसने? मुझे समझ ही नहीं आया तरुण, क्या किया उसने? caretakers और इन सबको हम्म एम्प्लॉय करा एम्प्लॉयमेंट करा। प्राची, कुछ इनपुट देना चाहेंगी इस लास्ट लाइन पे? चलो ऐसे समझाती हूँ। जैसे जब कहते हैं ना कि आपके यहाँ पर जो लोग काम करते हैं ना, जब वो लोग काम लिटरली करना बंद कर देते हैं या फिर उनका टर्नओवर रेशो ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो क्या होता है ना, मालिक को भी नौकर बन के सबके साथ रहना पड़ता है। एक फीलिंग इम्बाइब करनी पड़ती है कि भाई हम मालिक वालिक नहीं है, हम मिलजुल कर काम करने वाले हैं। राधिका ने भी इसको एज अ चैलेंज ही लिया एंड उन्होंने इम्बाइब किया। इम्बाइब का मतलब अपने अंदर डाला। सॉरी, इम्बाइब का मतलब अंदर डालना। क्या अंदर डालना? इसेंस ऑफ सर्विस इन देम। देम का मतलब उनके अंदर, उस जो स्किल्ड यूथ अट्रैक्ट हो रहे थे टुवर्ड्स द एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, अदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, उनके अंदर एक इसेंस डाला। क्या इसेंस डाला? कि भाई हमें लोगों की हेल्प करनी चाहिए, ये मेडिकल इंडस्ट्री कितनी अच्छी इंडस्ट्री है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और कैसे करा? बाय बीइंग एम्प्लॉयड एज नर्सेस एंड केयर टेकर्स ऑफ द इल। इल का मतलब समझते हो? बीमार। केयर टेकिंग का मतलब समझते हो? हाँ। नर्स का मतलब समझते हो? हाँ। एम्प्लॉयड का मतलब समझते हो? हाँ। तो यानी कि उसने क्या किया, भले ही वो यूएसए से डॉक्टरी पढ़ के आ गई, बट उसने यहाँ पर, ताकि उसके लोकल स्किल्ड यूथ टर्नओवर ना कर जाए, नहीं चले नहीं जाए यहाँ से, तो उसने खुद को क्या बनाया, खुद को एज अ सैंपल बनाया एंड शी स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ द पेशेंट, जैसे कि कोई नर्स करती है। इंस्टेड ऑफ जस्ट यू नो ऐसा दिखाना, शोशा दिखाना ना, मैं तो डॉक्टर की बेटी हूँ, उसने क्या किया, उसने अपने आप को ढाला उस सिचुएशन में एंड बेसिकली उसने ये चीज दिखा दी कि देखो मैं ऐसे कर रही हूँ एंड यू कैन ऑल्सो डू द सेम। अब पहले बताओ, सेंटेंस समझ में आया? देखो मैं आपको सेंटेंस क्यों समझा रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुमको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज, आगे जो है ना थ्योरी के पेपर में इंग्लिश में ही मारे जाते हो,
ये 19% बात है, इसीलिए ज्यादा इस्तेमाल नहीं की जाती है। चलो आगे चलते हैं, लास्ट लाइन बची है। This shall be very crucial for growing the practice as desired। तो obvious ही बात है कि अगर हमने जो है अपनी मालिकाना पोजीशन छोड़ के हम बोर डाउन हो गए हैं तो इससे अभी प्रैक्टिस में फर्क तो पड़ने वाला ही है। तो पहले बताओ क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के मुझे ये बताओ, डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं है, इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, और इनडायरेक्ट क्वेश्चन में भी इट इज अ केस स्टडी, क्योंकि वो आपसे क्या पूछ रहा है कि भाई फेज बता दो, कौन सा फेज जो है डॉक्टर राधिका के लिए मोस्ट चैलेंजिंग है। बात समझ में आई? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या कहते हैं? केस स्टडी कहते हैं। काफी टाइम के बाद हम एक केस स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। ओके, नाउ अंडरस्टैंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ। सो सबसे पहले मुझे ये बताओ, कर्ट लुवेन ने 3 स्टेप्स दिए थे, अनफ्रीज, चेंज एंड रीफ्रीज। ठीक है, अनफ्रीज, चेंज एंड रीफ्रीज। तो अभी मुझे सबसे पहले ये बताओ क्वेश्चन को पढ़ के कि कौन से फेज में ये है, जो ये लड़की है, क्या नाम है इसका, राधिका, ये कौन से फेज में है, पहले ये बताओ। वही फेज तो चैलेंजिंग, इसके लिए कौन सा फेज में ये चैलेंज फेस कर रही है, कौन सा स्टेप में ये चैलेंज फेस कर रही है, बताओ, सोच के बताओ कौन सा स्टेप है। चेंज में। राइट, क्या चेंज करना चाहती है, जो मैंने ग्रीन से मार्क किया है। शी वॉन्टेड टू प्रमोट द मॉडर्न मेडिसिन and she wanted to retain the local skilled youth in their practice, and she wanted to bring the change, isn't it? Right, so she is there in the stage 2 of Kurt Lewin model of change। अब उसके लिए उसने क्या किया, उसने देखा कि भाई लोग तो एक ई कॉमर्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी के पास बहुत भाग रहे हैं, तो उसने जो है क्या किया, उसने अपने आप को ढाल दिया इनटू द नर्सिंग कैटेगरी एंड शी स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ द इल पीपल। ताकि ऐसा क्यों किया तरुण? ताकि उसको देख देख कर बाकियों के मन में भी आ जाए कि ओ, इफ शी कैन डू इट, इफ शी इज नॉट रशिंग आफ्टर सो मेनी थिंग्स एंड इफ शी कैन बो डाउन, तो फिर हम भी क्यों नहीं कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर जब हमने चेंज की बात की थी, याद है एक बंदा था एचसी केलमैन ने आपको 3 प्रोसेस दिए थे चेंज करने के, कंप्लायंस, आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरनलाइजेशन। राइट, याद आया कुछ? तो बेसिकली राधा ने इन मेथड्स को यूज किया, कंप्लायंस मेथड तो यूज नहीं करा, देयर वाज नो पेनल्टी, नो पनिशमेंट, नो रिवॉर्ड सिस्टम, कंप्लायंस मेथड का तो यूज नहीं था। बोलो यस और नो। आइडेंटिफिकेशन, क्या किसी और के बारे में, क्या किसी और को एज अ रोल मॉडल दिखाया गया इस क्वेश्चन के अंदर? यस, जैसे वो नर्स में कन्वर्ट हुई तो क्या वो एज अ रोल मॉडल नहीं बन गई ना? तो ये वाला पॉइंट अप्लाई हुआ कि नहीं हुआ? क्या बन गई? शी बिकेम द रोल मॉडल, इजंट इट? एंड देन उसके देखो, उसने अपने आप को एज अ नर्स, देखो कोई डॉक्टर यूएसए से पढ़ के आया है, मतलब उसके तो ईगो का लेवल ही बहुत हाई होगा बेटा। आप सोच के देखो, और उसने अपने आप को ढाल लिया एज अ नर्स, जस्ट बिकॉज कि बाकी लोग उसको एज एन एग्जाम्पल टेक कर सके एंड उससे क्या हो सके, इन्फ्लुएंस हो सके। उसके बाद ये वाला स्टेप भी लगा, ताकि लोग धीरे धीरे करके अंदर खाते खुद से ही इस चीज को खुद से ही मोटिवेट हो सके। क्या मोटिवेट हो सके कि यार इफ शी इज द वन, शी इज डूइंग, हमें भी ऐसा करना चाहिए, यस वी शुड आल्सो डू इन द मेडिकल इंडस्ट्री। सो बोथ दीज थिंग्स आर देयर, आइडेंटिफिकेशन इज ऑल्सो देयर बिकॉज शी सेट्स हरसेल्फ एज अ रोल मॉडल, किसी और को तो नहीं किया बट खुद को ढाल दिया। एंड सेकेंड इज इंटरनलाइजेशन, यस, लोगों को अंतरात्मा से क्या यकीन दिला दिया कि हाँ भाई हमें ऐसा करना चाहिए, इफ शी कैन डू इट वी शुड ऑल्सो ट्राई टू डू इट।
पहले बताओ ये चीज समझ में आई? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ओके तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम ये थी दैट वो जो 3 स्टेज थी ना, अनफ्रीज, चेंज एंड रीफ्रीज, तो क्वेश्चन के आंसर के अंदर ना इन्होंने ये नहीं बताया कि मतलब ये 3 फेजेस होते हैं और उसमें से जो क्वेश्चन है ना ये चेंज वाले फेज से रिलेट करता है। तो ये एक लाइन जो थी ना एब्सेंट थी। डायरेक्टली ये आया और उसने बोला कि भाई कर्ट लुइंग के द्वारा दिए गए चेंज प्रोसेस से ये डील करती है और जिसके अंदर के ये 3 मेथड होते हैं चेंज करने के लिए। ओके एंड इसने तो एच सी केल्विन को भी छोड़ दिया, एच सी केल्विन की बात नहीं करी, खाली कर्ट लुइंग की बात करी। हम तो लिखेंगे कि भाई हम पूरा पूरा लिखेंगे, हम बताएंगे 3 फेजेस होते हैं, उसमें से ये क्वेश्चन जो है कौन से फेज से है? चेंज फेज से है। चेंज फेज के लिए देयर वाज अ वेरी फेमस फिलोसोफर एच सी केल्विन हु गेव 3 मेथड्स फॉर ब्रिंगिंग द चेंज इनटू द पीपल। फर्स्ट इज कंप्लायंस, आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरनलाइजेशन। उसके बाद हम बाकी की बात करेंगे। यानी जो काम इसने 1-2 लाइन में समेट दिया हम उसको अच्छे से आराम से लिखते और फिर उसके आंसर पर आते। बोलो हाँ कि ना? ऐसे करते हैं अपन। तो आंसर ने थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट दी मेरे को, बट क्वेश्चन वाज रियली वेरी गुड एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन टू कम इन एनी फॉर्म। हो सकता है राधिका की जगह या फिर ये एक मेडिसिन प्रैक्टिस है, इसको सीए प्रैक्टिस में तब्दील करके क्वेश्चन को ये सामने आ सकता है। ठीक है कि भाई स्टूडेंट्स आर रशिंग टू द बिग फोर्स, मतलब ऐसे करके क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है अब क्वेश्चन क्या था, सॉरी इसका सेकंड पैराग्राफ क्या था, जरा इसको देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पर इन्होंने बोला कि क्या चीज विच ऑफ द फॉलोइंग फेजेस ऑफ द कर्ट मॉडल ऑफ चेंज विल बी द मोस्ट चैलेंजिंग फॉर डॉक्टर राधिका टू स्ट्रेटेजिकली पोजीशनिंग हर फादर्स नर्सिंग होम। तो बेसिकली बोल रहा है कि उसके लिए क्या चैलेंजिंग था। तो बेसिकली उसके लिए जो है मैं अगर आपको बोलूं सो इट इज कमिंग इन द चेंज फेज, इजंट इट? हम चेंज फेज में हैं। अब बात करते हैं कि चेंज फेज के अंदर भी 3 चीजें हैं, कंप्लायंस, आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरनलाइजेशन। अब उसी के बारे में ना यहाँ पर लिखा हुआ है। नो मैं आपको 1 मिनट देती हूँ, जस्ट रीड इट बाय योरसेल्फ एंड जस्ट टेल मी कि आपको कुछ पल्ले पड़ा क्या। जस्ट रीड इट। पढ़ा? अब थोड़ा कंफ्यूजिंग सा लगा। अब देखो मैं साइड में यहाँ लिखती हूँ CI यानी कंप्लायंस, आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरनलाइजेशन। ठीक है ओके नाउ आई एम गोना मेक इट इजियर फॉर यू गाइस, ध्यान से समझना। तो बेसिकली 3 मेथड्स हैं। मैं पहले मेथड की बात करूंगी, कंप्लायंस मेथड। कंप्लायंस मेथड कल समझाया था, क्या होता है? पनिशमेंट रिवॉर्ड का सिस्टम होता है। क्या इस क्वेश्चन में कंप्लायंस के बारे में कोई इन्फो गिवन है? द आंसर इज नो। बट आई जस्ट वांट टू आस्क यू, क्या ये कंपनी राधिका, सॉरी जो भी नर्सिंग होम वगैरह है, ये पापा ने उसके बनाया है? हाँ। कब से बनाया हुआ है? 20 साल से बनाया हुआ है। तो क्या इसके पापा ने अपनी अपनी पॉलिसीज बना के रखी होंगी कि कोई बंदा अच्छा काम करेगा तो उसको रिवॉर्ड मिलेगा, कोई बंदा नहीं काम करेगा उसको पेनल्टी मिलेगी? 20 साल से उसके पापा नर्सिंग होम चला रहे हैं, तो क्या कंप्लायंस एक प्रॉब्लम होगी? द आंसर इज नो। तो क्वेश्चन ने पूछा कि इनमें से मोस्ट चैलेंजिंग उसके लिए कौन सा होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट विल नॉट बी चैलेंजिंग इन नेचर। चैलेंजिंग क्यों नहीं होगा? बिकॉज फादर का जमा जमाया नर्सिंग होम है, जो चीजें चली आ रही होंगी वो चली आ रही होंगी एंड क्वेश्चन के अंदर भी उसने ऐसा कुछ कंटेंट हमें नहीं दिया है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट के ऊपर। सेकंड फेज क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन। तरीका क्या होता है? आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन में वो खुद एज अ रोल मॉडल ढल गई। बोलो हाँ कि ना?
जब वो खुद ही ऐसा रोल मॉडल जो है वो आ गई, तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है कि भाई दूसरे लोग उसे देख के क्या करेंगे, सीखेंगे। तो अब मैं कहती हूँ ये मेरे अपने हाथ में है ना, मैंने अपने आप को ही एज एन आइडेंटिफिकेशन, एज अ रोल मॉडल डाल दिया। समझ रहे हो मेरी बात? तो जो चीज मेरे हाथ में थी वो क्या थी कि मैं अपने आप को एज अ रोल मॉडल डाल दूं। क्या मैंने एज अ रोल मॉडल अपने आप को डाल दिया? क्या एक बॉस की बेटी ने अपने आप को बिल्कुल लो डाउन करके डाल दिया जस्ट टू मेक द पीपल नॉट गो फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन? जी हाँ। तो क्या अब इसके लिए ये प्रॉब्लमेटिक है? नहीं, ये तो ढल गई है। ये तो आराम से पेशेंट्स की टेक केयर कर रही है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। तो दिस इज ऑल्सो नॉट चैलेंजिंग फॉर हर, क्योंकि ये तो उसकी खुद की हाथ में है। बट द थर्ड पॉइंट, व्हाट इज दैट? इंटरनलाइजेशन। लोगों के अंतरात्मा से वो आवाज आए कि हाँ हमें भी कुछ करना है, हाँ वी ऑल्सो हैव टू डू समथिंग फॉर द पेशेंट्स, फॉर द पीपल, एंड इस इंडस्ट्री में रह के हमें कुछ करना है। सो दैट मस्ट बी द लास्ट फेज एंड दैट मस्ट बी द चैलेंजिंग फेज फॉर हर, बिकॉज ये उसके अपने हाथ में नहीं है। अब जैसे मान लो मैंने कल मोटिवेशनल स्पीच दिया, आपको दी, क्लास करने के बाद मैंने आपको 15-20 मिनट समझाया, मेरा समझाना मेरे हाथ में था, मैंने बेस्ट किया। बट आपकी अंतरात्मा जागी कि नहीं जागी, वो तो आप पे डिपेंड करता है ना। किसी की जाग गई होगी, किसी की नहीं जागी होगी। तो मेरे लिए चैलेंजिंग क्या है? जस्ट टू नो कि भाई किसकी जागी किसकी नहीं जागी है। द लास्ट फेज इज द मोस्ट चैलेंजिंग, यानी कि आउट ऑफ ऑल दीज फेज कौन सा मोस्ट चैलेंजिंग है इसके लिए? द इंटरनलाइजेशन, कि लोग अंतरात्मा से भी वहां पर काम करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं। देखो, ये फॉर ऑब्वियस है। मैं आपसे एक बात बोलती हूँ, क्या बोलते हैं, इट इज सो ऑब्वियस दैट इफ अ स्टूडेंट, अ नॉर्मल स्टूडेंट, वो जो है किसी नॉर्मल फर्म में, एवरेज फर्म में जाता है ना, ठीक है, एंड कंपैरेटिवली वो जो बिग फोर्स में एक लुक्रेटिव स्टाइपेंड दिया जाता है, ठीक, कहीं ना कहीं देखो अपर एंड तो रहता ही है ना। तो वो तो मतलब हो सकता है बच्चा काम कर रहा हो बट मन से काम ना कर रहा हो, गालियां दे के काम कर रहा हो, मतलब दिस कैन बी द सेम फीलिंग, राइट? तो दैट इज व्हाट द पॉइंट इज। नाउ आपको समझ में आया है, यस और नो? यस और नो? Yes, ma'am. तो मेरे साथ इसका आंसर फ्रेम करेंगे क्योंकि आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। एंड काफी टाइम हो गया हमने कोई आंसर फ्रेम भी नहीं किया। लेट्स स्टार्ट आंसर फ्रेमिंग। केस स्टडी काफी टाइम हो गया हमने फ्रेम नहीं करी है। इट्स अ गुड टाइम, हाई टाइम टू फ्रेम द केस स्टडी। चलो, तो क्वेश्चन का नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 22। आप मुझे हेल्प करते रहना क्योंकि काफी टाइम हो गया ना, मैं भूल जाता हूँ कभी कभी। तो मैं सीधा आंसर शुरू करना चाहता हूँ। कोई हेडिंग देने की जरूरत है क्या? Yes, ma'am. तो हेडिंग में क्या लिख दूँ? Kurt Lewin model. कर्ट लुबिन? नहीं, सीधा स्टेप का नाम लिख दूँ क्या? नहीं नहीं, ठीक है। कर्ट लुबिन प्रोसेस ऑफ चेंज। अगला स्टेप क्या होता था मुझे याद नहीं आ रहा है। कैन एनीबडी जस्ट टेल मी? Facts of the case. फैक्ट ऑफ द केस। फैक्ट ऑफ द केस बड़ा बड़ा लिख दूं क्या, या बस 2 पॉइंट सफिशिएंट रहेंगे? 2 point. ठीक है, तो बताओ क्या, कौन से 2 पॉइंट है? बताओ कौन से 2 पॉइंट है? बताओ बताओ जल्दी बताओ, मैं तो वेट कर रही हूँ, मुझे तो आता ही नहीं है। मैम कि वो उसके फादर डॉक्टर रमन 22 ईयर्स से उनकी नर्सिंग फर्म ए नर्सिंग थी सुनो, और उसके पापा इतने साल तक प्रैक्टिस चला रहे हैं, वो यूएसए से मेडिसिन पढ़ के आई है, यहाँ तक मैंने कुछ भी मार्क नहीं करा इम्पोर्टेंट, कुछ भी, सब बकवास है ना? यहाँ से देखो, शी हैज बीन गिवन द बैटन, यानी कि उसको ये जिम्मेदारी दी गई टू प्रमोट द मॉडर्न मेडिसिन एंड टू रिटेन द लोकल स्किल्ड यूथ इन द प्रैक्टिस। ये मेन था ना? सो दिस वुड बी फैक्ट नंबर 1, राइट? एक फैक्ट ये बना हमारा, राइट? फैक्ट नंबर 2, उसको क्या चैलेंज हो रहा था? लोग किसकी तरफ इंक्लाइन थे? ई कॉमर्स की तरफ इंक्लाइन थे।
हाँ ई कॉमर्स भी करते हैं। राइट, सो दिस इज फैक्ट नंबर 2, सिंपल। तो फैक्ट्स ऑफ द केस ट्राई करके बताओ क्या लिखना चाहिए। फैक्ट्स ऑफ द केस अंडरलाइन रोमन्स में 1। तो पहला क्या था? टी की जगह आई विल यूज द वर्ड राधिका। Was given responsibility to promote modern medicine and to retain the local skill youth in their practice. One more point to go. Youth more inclined towards e-commerce employment opportunity. The 2 pointers are only to be returned, not more than that. Now the second thing is, after facts of the case, what we have to write? What we have to write? Facts के बाद क्या लिखते हैं अपन? related concept. Related concept. Very good. Related concept. तो बताइए रिलेटेड कॉन्सेप्ट में क्या लिखना चाहिए? Here बताओ. Here the concept of Bert Leuven change process is applicable, which includes the following stages or phases. कौन कौन से? 1 2 3। मैं चाहूँ तो यहाँ डायग्राम बना सकती हूँ, चाहे तो हाथ से लिख सकती हूँ। कौन कौन सा फेज था? अनफ्रीजिंग, चेंजिंग एंड रीफ्रीजिंग। मैंने यहाँ पर एक गलती करी है, क्या कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि मैंने क्या गलती करी है? मैम ये तीनों नहीं होगा ना, क्या? ये तीनों तो यहाँ नहीं लिखा है मैम, अरे तो मतलब चेंज प्रोसेस में। कर्ट लुइंग के चेंज प्रोसेस में 3 ही स्टेप्स होते हैं। हाँ 3 ही स्टेप्स। अभी मैं आऊंगी ना कि सेकंड स्टेप इज एप्लीकेबल। यहाँ पर बच्ची गलती क्या करता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है 3 स्टेप्स है ना। बच्चे को लगता है उसने अच्छे से आंसर लिखा है, जबकि अब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ ये चीज। अनफ्रीजिंग, चेंजिंग टू द न्यू सिचुएशन। तो पूरा 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 देखो क्या लिखा है, पूरा पूरा। अनफ्रीजिंग द सिचुएशन, चेंजिंग टू द न्यू सिचुएशन एंड देन रीफ्रीजिंग। तो पूरा पूरा नाम क्या है बेटा? अनफ्रीजिंग द सिचुएशन, अनफ्रीजिंग द सिचुएशन
चेंजिंग टू द न्यू सिचुएशन, दिस इज द मेन थिंग। हम लोग सिर्फ शॉर्ट में लिख देते हैं। अब उसके बाद हम क्या बताएंगे? अब हम बताएंगे ना ये वाली चीज कि इसके 3 मेथड्स होते हैं। बताएंगे कैसे स्टार्ट करेंगे, बताओ तरीका बताओ, क्योंकि क्वेश्चन रिलेट करता है स्टेप नंबर 2 से ही, तो उसका ही कंटेंट देंगे। अनफ्रीजिंग का कंटेंट मैं क्यों दूं? रीफ्रीजिंग का कंटेंट मैं क्यों दूं? मैं तो सिर्फ क्या किसका कंटेंट दूंगी? सेकेंड स्टेप का कंटेंट दूंगी। H.C. Kelman has proposed 3 methods for bringing such change in the organization, which are, कौन कौन से मेथड है? 3 मेथड है, तीनों के नाम लिख सकते हैं। कंप्लायंस, आइडेंटिफिकेशन एंड इंटरनलाइजेशन। इजी, सिंपल। अगर मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देती हूँ बेसिकली विद रिस्पेक्ट टू फेज 2, ठीक है, ये आपके लिए हो जाएगा। चले आगे। अब देखो, मैंने मैंने आपके जैसे आंसर फ्रेम किया है। अब देखो, मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट किया, आपकी कॉपी की तरह ही पेज दिख रहा है। एक पेज में मेरा फैक्ट्स ऑफ द केस भी आया साफ साफ, कॉन्सेप्ट भी आया साफ साफ, और ऑलमोस्ट मेरा पेज भरने भी वाला है। अब मैं जो हूँ, जो थर्ड स्टेप होता है, व्हाट इज दैट? एनालिसिस। वो मैं फ्रेश पेज से करने वाली हूँ। अब मुझे समझ में आ गया कि भैया इतना बहुत है, क्योंकि मेरा पूरा ही पेज खत्म हो गया है, ठीक है, तो बहुत है। अब आई एम गोना जंप टू द एनालिसिस पार्ट, क्योंकि मुझे ये पता है क्वेश्चन को पढ़ के कि एनालिसिस पार्ट बहुत बड़ा है, हमें काफी एनालिसिस करना है इस क्वेश्चन के अंदर, है ना। तो चलो हम लिखेंगे थर्ड। थर्ड हेडिंग क्या है? क्या होती है? एनालिसिस ऑफ द केस। एनालिसिस ऑफ द केस अंडरलाइन। तो मैंने आपको बताया था एनालिसिस के लिए कि हम स्टेप बाय स्टेप यानी वन बाय वन एक एक क्या बोलते हैं मेथड ले लेंगे और उसके बारे में अपना पर्सपेक्टिव बता देंगे। सो हम क्या करेंगे, इसके अंदर 3 सब पॉइंट फ्रेम करेंगे। फर्स्ट सब पॉइंट वुड बी फॉर कंप्लायंस, सेकेंड सब पॉइंट वुड बी फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड थर्ड पॉइंट वुड बी फॉर इंटरनलाइजेशन, ठीक है। फर्स्ट सब पॉइंट, ठीक है, पहला किसके ऊपर होगा बेटा? कंप्लायंस के ऊपर होगा। कंप्लायंस, मैं चाहूं तो यहां से आंसर को फ्रेम कर सकती हूँ, ठीक है, और मैं चाहूं तो यहां से आंसर को फ्रेम कर सकते हो। चॉइस इज योर्स। मैं हमेशा नीचे से करती हूँ तो मैं वैसे ही करूंगी। कंप्लायंस, यस। सो क्या कंप्लायंस मेथड में से कोई तकलीफ आ रही है? नहीं, कोई तकलीफ नहीं आ रही है। क्वेश्चन क्या था कि कौन सा उसके लिए मोस्ट चैलेंजिंग होगा, ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे कंप्लायंस के नीचे इट इज नॉट तो नहीं, इट इज नॉट दैट challenging for her because, बताओ क्यों? क्यों नहीं चैलेंजिंग होगा? Because her father has already been into the business for 20 years as of now, and उन्होंने क्या कर रखा होगा? अपना मेथड ऑलरेडी सेट कर रखा होगा। her father had already the methods
of penalty rewards for the business. Easy. तो मेन क्या है हमारे पास, नॉट दैट चैलेंजिंग, मैं हाईलाइट भी कर दूंगी. सेकेंड मेथड क्या था, आइडेंटिफिकेशन. आइडेंटिफिकेशन इसमें मैंने आपको बताया था, यहाँ पर वो क्या बन गई थी, एज अ रोल मॉडल बन गई थी. क्वेश्चन में से टेक अवे कर सकते हैं, कंटेंट को देखो. राधिका क्या किया था उसने, राधिका employed herself as caretakers of the ill patients. ill patients जो जो लोग बीमार थे, जिससे कि क्या वो क्या बन गई, एज अ रोल मॉडल बन गई. आइडेंटिफाइंग हर एज अ रोल मॉडल for bringing the change. थर्ड क्या था, और सॉरी चैलेंजिंग के बारे में तो लिखा ही नहीं. राधिका एम्प्लॉयड हरसेल्फ एज केयरटेकर ऑफ पेशेंट्स आइडेंटिफाई, therefore it is also not that challenging as of now. Third point, internalization. क्या ये मोस्ट चैलेंजिंग है, राइट. मोस्ट चैलेंजिंग as of now. Because क्यों चैलेंजिंग है, because here the individual's thought process is to be changed from inside. Which is not in her hands to an extent. हो गया. कई लोग इस पे लिखेंगे therefore it is the most challenging, अरे ऊपर लिख दिया ना this is the most challenging, दोबारा दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है. डन हो गया. नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है बताओ. अब एनालिसिस में 3 पॉइंट लिख दिए ना अपन ने. अच्छा एक बात मुझे बताओ, हो सकता है कि बंदे ने कॉन्सेप्ट जब तुमने लिखा वहां पर, तो हो सकता है कि तब उसने एचसी केल्विन जो है नहीं पढ़ा हो या छूट गया हो. बट जब हमें तो नाम याद ही है ना, तो या तो हम एनालिसिस में दोबारा से लिख सकते हैं, या फिर अब मैं कंक्लूजन फ्रेम करूंगी तो मैं वहां पर भी लिख सकती हूँ. तो मतलब जब आपको कोई चीज याद होती है और वो दूसरों से अलग होती है, तो जस्ट हमें क्या करना है, उसको शोकेस करना है. तो लास्ट पॉइंट इज फोर्थ पॉइंट, क्या करते हैं हम, कंक्लूजन करते हैं. कंक्लूजन के लिए कहाँ जाते हैं, क्वेश्चन में जाते हैं.
और क्वेश्चन में जब जाते हैं तो पढ़ते हैं लास्ट लाइन, which of the following phases of Kurt Lewin model of change will be most challenging for Radhika to strategically position herself in the home। ठीक है, तो मैं अगर बोलूं कंक्लूजन के अंदर, as per Kurt Lewin model of change, phase 2 कौन सा था? चेंजिंग टू न्यू सिचुएशन, changing to new situation which consist of, तीनों के नाम लिखोगे, which consist of तीनों के नाम, compliance, identification and internalization। डॉक्टर राधिका इज इनटू, अब क्योंकि उसने आगे स्पेसिफाइड भी कर दिया है तो हमें जो है स्पेसिफाइड भी देना पड़ेगा। आउट ऑफ द above three most challenging would be, कौन सा था? internalization method। अब यहाँ पर आउट ऑफ द above थ्री, यहाँ पर आप एचसी केल्विन का नाम भी लिख सकते हो। ठीक है, ध्यान रखना कि पूरा प्रोसेस किसने दिया? कर्ट लोवेन ने दिया, और एचसी केल्विन ने सिर्फ 3 मेथड्स दिए थे। तो वैसे इस क्वेश्चन के अंदर एचसी केल्विन का जिक्र आना चाहिए था, बट अगर वो कर देते ना एचसी केल्विन का जिक्र, तो फिर तो मतलब जो फेज नंबर 2 हमने आइडेंटिफाई किया वो भी बेकार ही हो जाता। तो इसीलिए उसने क्वेश्चन के अंदर एचसी केल्विन का जिक्र नहीं किया। डन 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 डन, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। गुड क्वेश्चन इट वाज। ओके, now the next question is question number 23. It is a direct question but in the format of difference between, distinguish between strategy formulation and strategy implementation। क्या ये क्वेश्चन सबको आता है? मैं क्वेश्चन पूछती हूँ, आप जवाब देंगे। बताओ पहले कौन सा होता है, इम्प्लीमेंटेशन होता है कि फॉर्मुलेशन होता है? फॉर्मुलेशन। इफेक्टिवनेस किस में देखी जाती है? फॉर्मुलेशन। क्यों? फॉर्मुलेशन। क्यों? रीजन? क्योंकि कोई स्ट्रैटेजी को फॉर्मुलेट करने के लिए मतलब फॉर्मूल उसका जो स्ट्रैटेजी है वो अच्छा होना चाहिए। हाँ, अच्छा होना चाहिए। हाँ ओके, मतलब तो इम्प्लीमेंटेशन में फिर क्या देखते हैं? इफेक्टिवनेस नहीं देखते हैं, क्या देखते हैं? एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्यों देखते हैं? एफिशिएंसी मतलब स्पीड हुआ। ओके, हम्म, ओके, नेक्स्ट। ओके, सो इंटेलेक्चुअल स्किल्स कहाँ पर चाहिए होंगी? इंटेलेक्चुअल स्किल्स, फॉर्मुलेशन। ओके, एंड लीडरशिप स्किल्स? फॉर्मुलेशन। लीडरशिप का मतलब क्या होता है? लीड करना, टीम क्या करेगी उसको फॉलो करेगी, तो इम्प्लीमेंटेशन में लीडरशिप की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ओके। अच्छा ये बताओ कि क्या बोलते हैं, एंटरप्रेन्योर जो होता है वो क्या करता है? फॉर्मुलेशन करता है कि इम्प्लीमेंटेशन करता है? एंटरप्रेन्योर। और इम्प्लीमेंट करने के लिए किसको दे देता है? अपने एडमिनिस्ट्रेशन को देता है कि लो मैंने बना दिया है, फॉर्मुलेशन कर दिया है, अब तुम क्या करो, उसको इम्प्लीमेंट करो। चलो मुझे बताओ कि अगर ये 3 लेवल्स हैं तो पूरी कंपनी की स्ट्रेटजी कौन बनाता होगा? टॉप लेवल। बहुत बढ़िया। टॉप लेवल पे ज्यादा लोग होते हैं कि कम लोग होते हैं?
कम लोग तो स्ट्रेटजी को फॉर्मेट करने के लिए ज्यादा लोग चाहिए कि कम लोग चाहिए? कम लोग चाहिए। बहुत बढ़िया। देखो, फ्यू इंडिविजुअल्स एट टॉप लेवल, और इम्प्लीमेंट करने के लिए बाकी लोग चाहिए मिडिल लोअर लेवल। हाथ ज्यादा होना चाहिए ना इम्प्लीमेंट करने के लिए, दिमाग एक बहुत है, काम करने के लिए हाथ बहुत सारे चाहिए। अगर तुमने कभी माता के रूप देखे हो तो माता की शक्ल एक होती है, उसके बाद उनके हाथ इतने सारे होते हैं, देखा है? जो मेजर जितने भी गॉड एंड गॉडेसेस है यही तो दिखाया गया। तो एक दिमाग सब पे भारी होता है, बस आपको हाथ चाहिए होते हैं। एक में आपने त्रिशूल पकड़ा हुआ है, एक में आपने बहुत सारे टूल्स होते हैं वो पकड़े हुए हैं। ऐसे करके इसको याद करो। ठीक है, कर लोगे भी, हो गया। बस एक पॉइंट में आपको प्रॉब्लम आ रही है, एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस। तो मैं क्या करूंगी, जब भी आपको एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस का टॉपिक आएगा ना, तो फिर ये वाली बात वहां पे ही समझा दूंगी। ठीक है, क्योंकि उस टॉपिक को समझना पड़ेगा, अदरवाइज आप इसको नहीं कर पाएंगे। मैं आपको ये बोल रही हूँ कि अगर आप इस किताब में देखें, चाहे आप मेरे हैंडमेड नोट्स में देखें, इसमें एक प्रॉब्लम है जो कि आपको ध्यान रखनी है। तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो ये क्वेश्चन है ना, ये टॉपिक जो है ना चला आ रहा है बरसों से, बट न्यू सिलेबस के अंदर ना ये जो टॉपिक है फॉर्मुलेशन वर्सेस इम्प्लीमेंटेशन, इसके जो आंसर है, ये आंसर चेंज हो गया था। तो कई बार कई बुक्स में अभी भी आंसर पुराना चल रहा है। तो मेरे तो क्वेश्चन बैंक में भी और ऑल्सो मेरे तो हैंडमेड नोट्स में भी, दोनों में अपडेटेड है। तो इफ यू आर रेफरिंग एनी अदर बुक और एनी अदर स्कैनर, तो माइट बी पॉसिबल आप पुराना कर रहे हो, बट दिस इज द न्यू वन। तो बेटर यू गो विद द न्यू वन। न्यू वन के अंदर काफी ज्यादा पॉइंटर्स हैं एंड साफ साफ पॉइंटर्स लिखे हुए हैं। ओके, ये क्वेश्चन आप अच्छे से करके जाइएगा। ठीक है, अब आपका क्या होमवर्क है, मैंने आपको सिखाया है ना हमेशा कि डिफरेंस बिटवीन हम कैसे लिखते हैं, बेसिस लिखते हैं, फिर बाकी दो पॉइंटर्स लिखते हैं, ऐसा सिखाया है ना। तो आपका होमवर्क ये है कि आपको इस क्वेश्चन को मेरे वाले फॉर्मेट में ढालकर लेकर आना है। कर लोगे इतना? यस मैम। कर लोगे? एंड यू हैव टू राइट एनी 6 पॉइंट्स। चलो, shall I move on to the next question? Okay, so we will be doing question number 25. Now this particular question is now no more relevant. As you can see, ये कब आया था? दिसंबर 21 में आया था, फिर ये सितंबर 22 के आरटीपी में आया, बट हमारा तो सिलेबस ही चेंज हो गया था। नवंबर 23 was the last paper of the old syllabus, right? आपके सिलेबस में तो चेंजेस आ गए थे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट नहीं बैठता है, जस्ट फॉर द जीके, मतलब जीके के हिसाब से कि भाई आपको बस पता होना चाहिए कि क्या होता है। ये क्वेश्चन आपको करना है, इसको रटना नहीं है। तो वो क्वेश्चन क्या कहता है, वाई स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन इज मोर डिफिकल्ट। तो यानी कि एक बात यहां से पता चलती है बेटा, लिख लीजिए कि कभी आपको ये पूछा जाए कि स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन एंड स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन या इम्प्लीमेंटेशन, इन दोनों में से क्या डिफिकल्ट है, तो क्या आंसर आएगा? बताओ। इवैल्यूएशन। यस, जस्ट फॉर दैट रीजन मैंने क्वेश्चन जो है करके रखा हुआ है यहाँ पर, बिकॉज यू कैन हिट एनी एमसीक्यू। आपसे पूछा जा सकता है कि क्या ज्यादा डिफिकल्ट है, फॉर्मुलेशन या फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन। तो इसको क्योंकि क्वेश्चन था हमारे पास में, ये क्वेश्चन एक जस्टिफिकेशन था, बस दैट्स इट। ओके, बाकी आप इस क्वेश्चन को लीव आउट कर सकते हैं। चलें आगे। नेक्स्ट अगेन द क्वेश्चन ऑन द सेम टॉपिक। ओके, यस तरुण, do the honors, read the question.
Identify and explain the linkage in the given situation as she had to change her strategy basis the actual resources she had. ओके, नाउ देयर इज अ वर्ड कॉल्ड एज लिंकेज। लिंकेज का मतलब क्या होता है? लिंक। जैसे कोई क्लास में कोई लड़का लड़की के बीच में, मतलब सॉरी, कई लोग किसी से लिंक कर देते हैं ना किसी को, तो लिंक वर्ड तो समझ ही सकते हो, है ना? तो बेसिकली दिस टॉपिक इज फ्रॉम द लिंकेजेस टॉपिक। अब लिंकेजेस टॉपिक जो है, it is not that मतलब important as of now, but sometimes ICI ask the question, ठीक है? तो आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो सबसे पहले लिंकेज का मतलब क्या होता है वो क्लियर है, आपस में लिंक, ठीक है? किसके बीच की बात कर रहा है, किस में आपस की लिंक की बात कर रहा है वो, ध्यान से सुनना। बात कर रहा है वो इन दोनों के ही, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन एंड स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन के बीच की बात कर रहा है। मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या सच्ची में दोनों चीजें इंटरलिंक्ड होती हैं? फॉर्मुलेशन और Yes, ma'am. इम्प्लीमेंटेशन आपस में लिंक्ड है? यस और नो? है। चलो, Yes, ma'am. तो अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं, उसने बोला आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द लिंकेज, यानी कि वो पूछ रहा है कौन सा लिंक है, यानी कि लिंक के टाइप्स भी होते होंगे, लिंक के टाइप्स भी होते होंगे, तो लिंक के यस टाइप्स भी होते हैं। तो क्या टॉपिक आया? लिंकेजेस एंड इश्यूज इन द स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन, लिंकेजेस का टॉपिक आया। देखो ये रहा, और आपको लिटरली बोल रही हूँ, सिर्फ आप ये जो कंटेंट है ना, यहाँ से, अगर आपके पास मेरे हैंडमेड नोट्स नहीं है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो भाई, यही कंटेंट बस आप लिख लो एंड यू आर ऑल सेट टू गो एनी क्वेश्चन विच इज रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक, ठीक है? देखो ये एरो बना हुआ है ना, ऐसे समझाऊंगी। तो ये एरो है यहाँ पे देखो। तो पहले क्या होती है? स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन होती है, मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। बाद में क्या होती है? स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन। तो फर्स्ट स्टेप में देखो हम क्या कर रहे हैं, देखो बेटा यहाँ से पहले ध्यान से देखो, मैं यहाँ से यहाँ जा रही हूँ, यानी फॉर्मुलेशन का लिंक बता रही हूँ, किसके साथ है? इम्प्लीमेंटेशन के साथ है। यानी कि पहले मैं स्ट्रेटजी को क्या करूंगी? फॉर्मुलेट करूंगी, और उसके बाद उसको दे दूंगी क्या करने के लिए? इम्प्लीमेंट करने के लिए। बताओ मुझे, फॉरवर्ड लिंकेज बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? आगे बढ़ना। तो क्या हम स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के प्रोसेस में एक स्टेप आगे नहीं बढ़ रहे हैं? बताओ, तो फॉरवर्ड बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं? तो बेटा फॉरवर्ड लिंकेजेस डील्स विद द इम्पैक्ट ऑफ स्ट्रेटजिक फॉर्मुलेशन ऑन स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन। अब यहां पर आता है, ध्यान से वर्ड याद करो, इम्पैक्ट। अच्छा मुझे बताओ, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन अच्छी हुई तो इसके भी अच्छे होने के चांसेस हैं। अगर स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन ही खराब हो गई तो स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन के भी खराब होने के चांसेस हैं, यस और नो? तो क्या फॉर्मुलेशन का इंप्लीमेंटेशन पे इम्पैक्ट होता है? द आंसर इज यस। तो फॉरवर्ड लिंकेज क्या होता है? बताओ मेरे को, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन का इंप्लीमेंटेशन पर क्या असर होता है? अब वैसे ही, क्या कोई असर इंप्लीमेंटेशन का फॉर्मुलेशन पे होता है? हाँ होता है। बताओ क्या असर होता है? सोचो, बताओ, पढ़ लो, लगे तो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। मैम स्ट्रैटेजी जैसे इम्प्लीमेंट होगी, हम उसी के बेसिस पे फॉर्मुलेट आगे करेंगे। दोबारा बोलो रिया। मैम जैसे स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंट होगी उसी के बेसिस पे हम आगे फॉर्मुलेट करेंगे। ठीक है, ओके। एनी अदर आंसर? मैम अगर हिस्ट्री में कोई स्ट्रैटेजी का इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से नहीं हुआ है तो मे बी स्ट्रैटेजी में कोई प्रॉब्लम हो, तो उस हिसाब से चेंज करना हो ओके न्यू स्ट्रैटेजी। ओके, सुनो अब इजी भाषा में। तो हमने पहले पढ़ा फॉरवर्ड लिंकेज का मतलब होता है स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन का इम्पैक्ट इंप्लीमेंटेशन पे, और बैकवर्ड लिंकेज का मतलब होता है स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन का इम्पैक्ट स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन पर। अब स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ता है फॉर्मुलेशन पर? एक बात मुझे ये बताओ
कि अगर मैंने कोई स्ट्रेटजी अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं करी तो क्या स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन धरी की धरी नहीं रह गई? बिल्कुल सही बात है। अगर मान लो मैंने कोई स्ट्रेटजी बनाई एंड आई डिडंट इम्प्लीमेंट इट एज वेल, तो इसका इम्पैक्ट फॉर्मुलेशन पे पड़ेगा ही पड़ेगा। आई हैव टू रिवाइज माई स्ट्रेटजी। क्या बोलते हैं? मेकिंग एडजस्टमेंट्स ओवर द टाइम। तो यानी कि स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन मुझे वापस से करनी पड़ेगी। बात समझ में आई? दिस इज कॉल्ड एज स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन का असर फॉर्मुलेशन पर, दैट इज द बैकवर्ड लिंकेज। तो क्या दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड हैं? द आंसर इज यस। अब केस स्टडी पढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई इसमें कौन सा लिंकेज के बारे में बात करी है, फॉरवर्ड लिंकेज है या बैकवर्ड लिंकेज है। तो अभी तरुण पढ़ो। ABC Limited is a shoe manufacturing company. The strategic manager of ABC Limited is a Miss Suman. Miss Suman hired the best designers she could find online for her ethnic shoe brand. But later she found that the designers were better at leather designs. ओके, क्या प्रॉब्लम आई? कंपनी क्या मैन्युफैक्चर करती है? जूता। शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। सुमन ने किसको हायर किया? बेस्ट डिजाइनर को हायर किया। क्या डिजाइन करने के लिए हायर किया होगा तरुण, बताओ? शूज के डिजाइन। हाँ, शूज की डिजाइन। उसने हायर कैसे किया? ऑनलाइन। पर कौन से शूज के डिजाइन के लिए उसने हायर किया? एथनिक। एथनिक। बट उसको जो डिजाइनर्स मिले, बट शी फाउंड दैट डिजाइनर्स वर बेटर एट द लेदर डिजाइन्स। यानी कि जो डिजाइनर को उसको मिले वो एथनिक वाले नहीं करते थे, वो कैसे करते थे? वो लेदर वाले डिजाइन अच्छे बनाते थे। पहले बताओ, क्वेश्चन समझ में आया? तो कंपनी है एक शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। सुमन जो है उसने, वो जो कि मैनेजर है कंपनी की, स्ट्रेटेजिक मैनेजर, उसने जो है लोगों को हायर किया कि लोग क्या बना पाए? एथनिक शूज बना पाए। ठीक है, एथनिक शू के कपड़े से एथनिक शूज के डिजाइन वगैरह बना पाए। बट जो डिजाइनर उसने हायर करे, शी फाउंड दैट डिजाइनर जो है वो तो लेदर के डिजाइन ज्यादा अच्छे बना पा रहे हैं। क्वेश्चन समझ में आया? आगे चले। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द लिंकेज इन द गिवन सिचुएशन एज शी हैड टू चेंज हर स्ट्रैटेजी ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल रिसोर्सेज शी हैड। अब मुझे बताओ, जब स्ट्रेटजी को इंप्लीमेंट करने की बारी आई तो वो क्या कर रही थी? एथनिक शू ब्रांड को ढूंढ रही थी। बट उसको डिजाइनर कैसे मिले? लेदर डिजाइन वाले मिल गए। तो आप उसको क्या करना चाहिए? बताइए, क्या करेगी वो वापस से जाएगी स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन में और क्या कहेगी? भैया जो मेरे पास है मुझे उसके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ेगा। बिकॉज एम 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 टी, एम से मैन पावर, मैन पावर का मतलब जो लोग इसने डिजाइनर को हायर करा, डिजाइनर जो मिल रहे हैं वो यही मिल रहे हैं। तो आई हैव टू गो बैक टू द स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, right, and formulate such strategy which is as per the according to the available resources. तो कौन सा लिंकेज फॉलो करना है? बैकवर्ड लिंकेज फॉलो करना है। बोलो यस और नो। बात समझ में आई? क्लियर हो गया? हम अपनी स्ट्रेटजी को किसके अकॉर्डिंग बनाते हैं? एज पर द रिसोर्सेज अवेलेबल, राइट? चलो, तो ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। दिस क्वेश्चन कैन कम। मैं एक क्वेश्चन आपसे और पूछती हूँ, ठीक है? बना के पूछ रही हूं तो ध्यान से सुन लीजिएगा। सिमिलर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, कंपनी वही है, शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, ठीक है? सुमन जो है वो कौन है बेटा? वो मैनेजर है, ठीक है? सुमन को जो है डिजाइनर, सुमन जो है वो ढूंढ रही थी शूज के लिए जो है जो कपड़ा चाहिए होता है, तो वो ना लेदर के शूज बनाने के लिए लेदर का जो कपड़ा है जो वो ढूंढ रही थी। बट उसे हर जगह लेदर की जगह, जो कि कंपनी के पास जितने पैसे थे उसके अकॉर्डिंग लेदर जो है उसके क्राइटेरिया में फिट ही नहीं हो पा रहा था। तो शी हैज टू मूव ऑन टू एनी चीप प्रोडक्ट विच इज सिमिलर टू लेदर बट नॉट लेदर। तो अब आप बता सकते हैं कि उसने कौन सा लिंकेज फॉलो किया, बैकवर्ड या फॉरवर्ड? बैकवर्ड। रीजन?
क्योंकि उसको सामान नहीं मिला तो सामान अगेन इज इक्वल टू रिसोर्सेस। मटेरियल की बात कर दी मैंने यहाँ पर एम से मनी की बात कर दी मैंने, देयरफॉर आई हैव टू चेंज द स्ट्रेटजी फॉर्मुलेट। मैंने क्या स्ट्रेटजी सोची थी, क्या बनाऊंगी, लेदर का जूता बनाऊंगी। बट उसके बाद जब मैं इंप्लीमेंट करने गई स्ट्रेटजी को तो मालूम पड़ा कि भैया इतना महंगा है लेदर, तो मेरे तो बजट में नहीं आ रहा है। तो वापस से क्या करूंगी, पीछे जाऊंगी, स्ट्रेटजी को रीफॉर्मुलेट करूंगी, एडजस्टमेंट करूंगी। तो व्हाट इज दैट, दैट इज अ बैकवर्ड लिंकेज। समझ में आया, क्लियर हुआ? प्राची तुमको समझ में आया बेटा? सो ऐसा सोचो इजी भाषा में, अगर पास्ट पे चेंज कर रहे हैं ना तो फॉर्मुलेशन में चेंज कर रहे हैं, यानी बैकवर्ड, पीछे जा रहे हैं, बैकवर्ड, पास्ट मतलब बैकवर्ड। फ्यूचर में कुछ कर रहे हैं तो मतलब ऐसा फॉरवर्ड, ऐसे करके याद कर सकते हो, ठीक है, इजी भाषा में। दैट्स इट। Now this question is also important for MCQ perspective। आपको 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं, ठीक है, बैकवर्ड लिंकेज, फॉरवर्ड लिंकेज, बोथ द लिंकेज, नन ऑफ द अबव। ओके, क्वेश्चन ऐसा ऐसा निकल रहा है पेट से बाहर, तो सोच रही हूँ मुंह से बाहर भी निकाल ही दूं। हाँ चलो फिर निकाल ही देते हूँ, अब आ ही गया है क्वेश्चन तो निकाल ही देती हूँ। ओके, तो क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी स्ट्रेटजी को बनाया, यानी कि स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन पार्ट डन। जब बारी आई स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन की तो क्या हुआ कि ऑर्गेनाइजेशन ने फाइंड आउट करा, ओ माय गॉड, लुकिंग टू द नेचर ऑफ द बिजनेस, looking to the nature of the business, the organization structure, I repeat, the organization structure is not suitable. Oh my god, how come? The company was following project based deals, whereas the structure was not the matrix structure, and therefore it was finding the problems in the implementation of the strategy. Can you tell me what linkage is there in the particular question जो कि सिनेरियो मैंने बताया है? फॉरवर्ड। क्यों? क्योंकि मैं आगे का काम नहीं कर पा रही हूँ। क्यों नहीं कर पा रही थी? दैट माई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वॉज नॉट सुटेबल फॉर सच स्ट्रेटजी। जो स्ट्रेटजी मैंने बनाई थी वो स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग मेरा स्ट्रक्चर तो था ही नहीं। अब बात समझ में आ गई, क्लियर हो गया? चलें आगे। ओके, वी हैव गिवन एम्पल अमाउंट ऑन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। Okay, next question on the similar topic. Now this question has been one of the favorite questions like of ICAI, and I just want to tell you जो क्वेश्चन हम करने के लिए जा रहे हैं, ये क्वेश्चन को मैं ये कभी कभी बोलती हूँ, ये क्वेश्चन एज ए क्वेश्चन होता है जहाँ पर आपको कॉपी पेस्ट आंसर लिखना होता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जहाँ पर आपको मतलब बना बना के लिखने वाली बात नहीं होती है, जहां पर आपको एग्जैक्ट जो आईसीआई ने बोला है ना वो आपको देना होता है। तो दिस क्वेश्चन इज दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके, तो अब आप देख सकते हैं, खुद देख लो बेटा, मतलब इतना क्वेश्चन ये आ रखा है, मतलब इसका मतलब मजाल देख लो, इसकी हालत खराब है। सो दिस हैज बीन वन ऑफ द आईसीआई फेवरेट क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को जब आप रीड करेंगे तो कम से कम 2 बारी अपने हाथों से खुद लिखकर देखेंगे ताकि आपको इसमें फुल मार्क्स मिल सके। एंड अगर आपने इस पे कॉपी पेस्ट आंसर दे दिया, स्मॉल छोटा सा आंसर होता है, यू विल गेट फुल मार्क्स, और एक क्वेश्चन आएगा भी आपको 5 नंबर है मतलब, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन प्रोसेस। तो क्या पूछा है उसने? स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन, स्ट्रेटजी इंप्लीमेंटेशन का प्रोसेस क्या होता है। तो देखो हम पढ़ते हैं ना, हमने पहले भी पढ़ा कि हमारे पास 5 स्टेप्स होते हैं। देखो बेटा बिल्कुल स्टार्टिंग में अपन पढ़ते हैं, ये देखो ये 5 स्टेप्स होते हैं।
स्टेज 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो जो हमारा स्टेप नंबर 4 है, इसमें हम बोलते हैं इम्प्लीमेंटिंग द स्ट्रेटजी या इवेल्युएटिंग द स्ट्रेटजी या एग्जीक्यूटिंग द स्ट्रेटजी। तो इसने क्या किया, इसने ये वाला पार्ट हमसे पूछ लिया है। और ये लाइन भी आप देखो क्या लिखा है, स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन प्रोसेस इंक्लूड्स द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। तो ये एस्पेक्ट जो है ये पूछे हुए हैं। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल एस्पेक्ट ऑफ स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन प्रोसेस, यानी कि एग्जीक्यूशन करने में किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है वो आपको हमें बताना है। तो सेम चीज ही आगे के क्वेश्चन में पूछी हुई है। तो आप अगर देखें तो एक वर्ड है जो कि कॉमन है, प्रिंसिपल एस्पेक्ट्स। प्रिंसिपल एस्पेक्ट्स और स्ट्रेटजी एग्जीक्यूशन। तो जब भी ये दोनों वर्ड आए तो आपको ये आंसर लिखना है। तो आंसर तो इजी है, आप लोगों को पता ही है मैंने क्या बताया था, ठीक है, इजी है। तो स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करने के लिए क्या चाहिए होते हैं, लोग चाहिए होते हैं। तो लोगों को क्या करेंगे, स्टाफ करेंगे। अब लोगों को स्टाफ करने के बाद में स्टाफिंग से खाली काम नहीं चलेगा, उनको मोटिवेट भी करना पड़ता है, काम करने का तरीका बताना पड़ता है, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स बनाने पड़ते हैं, बजट्स बना के देने पड़ते हैं, एक अच्छा सा कंपनी को कल्चर देना पड़ता है जिससे कि वो क्या कर सके, काम कर सके। तो यहाँ पर ये आपने याद कर रखा, इट इज़ वन ऑफ द इजी टॉपिक। आई बिलीव कि आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। मुझे अभी आप ये बता दीजिए, ये वाला क्वेश्चन अगर आप ऐसे हैं जो छोड़ के जा रहे हैं तो आई थिंक यू आर जस्ट डूइंग अ मिस्टेक। तो जस्ट इस क्वेश्चन को बाय हार्ट लर्न कर लीजिए, बाय हार्ट जस्ट लर्न दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं अब तो आपको ये बोलूंगी कि अच्छा आंसर यहाँ पर क्वेश्चन बैंक में है। इस क्वेश्चन बैंक से ही आप क्या कर लीजिए, इसको अच्छे से याद कर लीजिए, मैं तो आपको यही बोलूंगी। अगर आप मेरी क्लास के स्टूडेंट है तो मैंने आपको इसका निमोनिक बताया था, CID सम। चलिए अब हम बात करेंगे यस क्वेश्चन नंबर 44 की। जब ये क्वेश्चन आया था ना, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन मई 22 में आया था। तो भाई ये क्वेश्चन को कोई मतलब ओ माय गॉड, इस क्वेश्चन को कोई क्रैक नहीं कर पाया था। बट नाउ दिस क्वेश्चन इज बिकमिंग इजियर फॉर द स्टूडेंट्स, बिकॉज जब देखा हुआ क्वेश्चन आता है ना तो फिर आप काम कर सकते हो। अब आप इस क्वेश्चन को सबसे पहले रीड करना और आपको बताना है कि इसके आंसर में आप क्या लिख सकते हो। रीड इट बाय योरसेल्फ, आई एम गिविंग यू 1 मिनट टू रीड इट बाय योरसेल्फ। हम्म पढ़ा क्वेश्चन, एंड एज यू कैन सी क्वेश्चन कब आया था, मई 22 में आया था। और जस्ट ये उस टाइम की बात है जब कोविड जो है खत्म सही हुआ था, तो कोविड के बारे में जिक्र कर दिया था एंड इट वाज अ गुड टाइम ये क्वेश्चन जब आया। तो XYZ is an automobile company that offers diversified products for all the customer segments। तो है तो ये ऑटोमोबाइल कंपनी यानी कि व्हीकल वगैरह बनाती है, बट ये कस्टमर हर टाइप के कस्टमर को क्या करती है, अपने प्रोडक्ट्स वगैरह देती है। कोविड-19 आया,
इकोनॉमिक में चेंज हुआ और देयरफॉर द कंपनी वाज forced to change its strategy. Oh my god, क्या बोला गया, क्या हुआ, कोविड-19 आया और कंपनी को अपनी स्ट्रेटजी में चेंज लाना पड़ा. Bringing the new strategy, leaving the old strategy because of the environmental changes is known as strategic strategy. चेंज. तो यानी कि यहाँ पर कौन सा टॉपिक लगा, स्ट्रैटेजिक चेंज प्रोसेस. क्या यहाँ पे कर्टलुइंग की बात की गई, नहीं बात की गई. तो कौन से 3 स्टेप्स लगेंगे, रिकॉग्नाइज द नीड फॉर चेंज, क्रिएट अ विजन शेयर्ड एंड देन इंस्टीट्यूशनलाइजेशन यानी कि इम्प्लीमेंटेशन. ये इस लाइन का मैंने अभी तक आपको क्लैरिटी दी है. चले आगे. फिर उसके बाद ये बंदा रुकता नहीं है क्वेश्चन ड्राफ्ट करने से. कहता है बीइंग द सीईओ ऑफ द कंपनी व्हाट स्टेजेस विल यू फॉलो फॉर डेवलपिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द न्यू स्ट्रेटजी. अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन अच्छे अच्छे लोग पकड़ नहीं पाएंगे. तो यहां तक क्या था, हमने स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का चेंज प्रोसेस लगाया. क्यों लगाया था, क्योंकि हम नई स्ट्रेटजी लाना चाहते थे. क्यों लाना चाहते थे, एनवायरनमेंट में चेंज हो गया था. तो यहां तक आपके आंसर में क्या आना चाहिए था, वो 3 स्टेप्स आने चाहिए थे. उसके बाद जो लास्ट लाइन उसने लिखी वो क्या पूछी कि अब वो जो न्यू स्ट्रेटजी है ना तुम्हारे पास, जो न्यू स्ट्रेटजी है तुम्हारे पास, व्हाट स्टेजेस विल यू फॉलो फॉर डेवलपिंग एंड एग्जीक्यूटिंग द न्यू स्ट्रेटजी. यानी कोई भी जब न्यू स्ट्रेटजी आप बनाते हो तो उसको कैसे डेवलप करते हैं एंड एग्जीक्यूट करते हैं. तो यानी कि यहां पर पूछा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस. यानी कि चैप्टर नंबर 5 के 2 टॉपिक से रिलेट करता है. एक तो ये पॉइंट जहां पर हम स्ट्रेटजी को बनाते हैं एंड सेकेंड पार्ट विद रिस्पेक्ट टू द चेंज क्यों करते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट में चेंज होता है. ये वाला पार्ट कैसा लगा, मजा आया क्वेश्चन करके. अब क्या हुआ था, जब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, तो आधे लोगों ने ना इसका आंसर बोला कि भाई ये वाला आंसर होगा खाली, क्योंकि 5 पॉइंट इसके ही बहुत थे. और आधे लोगों ने बोला इसका आंसर ये होगा. भाई समझ रहे हो, किसी ने ये नहीं समझा कि दोनों ही लगा दिए भाई इसके अंदर. कितना मस्त क्वेश्चन था, 2 कॉन्सेप्ट्स टुगेदर. बट जब तक आप ये क्वेश्चन को तोड़ तोड़ कर नहीं पढ़ेंगे, यू विल नॉट अप्लाई दिस ब्रेकिंग टेक्निक, तब तक आप इस क्वेश्चन के आंसर तक नहीं पहुंच पाएंगे. तो ये बात समझ में आई कि 2 टॉपिक कैसे यहाँ पर हुए. एनवायरनमेंट में चेंज हुआ यानी कोविड-19 आया जिसकी वजह से हमें स्ट्रेटजी को चेंज करना पड़ा. इसकी वजह से क्या आया, चेंज वाला पार्ट आया. और फिर उसने बोला कि हाउ विल यू डेवलप द न्यू स्ट्रेटजी, यानी कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का प्रोसेस आया, यानी कि 5 स्टेजेस आई. क्लियर हो गया. सो दिस क्वेश्चन वाज अ गुड क्वेश्चन एंड दिस वाज अ केस स्टडी. मजा आ गया क्वेश्चन देखकर. एंड दिस माइट रिपीट एनी टाइम, तुम्हारे टाइम में, किसी और के टाइम में. ओके तो क्या कर सकते हैं. सो इसको ट्राई करना एक बार अपने हाथ से लिखने के लिए. ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पर्टिकुलर क्वेश्चन. स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस हमारे लेफ्ट थे, वो देख लेते हैं एक बारी. टेन के बाद सीधा 16 कराया था. अच्छा क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाइए.
This is a direct question. Explain the concept of forward and backward linkages using the relevant examples. ठीक है, तो सेल्फ कर लोगे बेटा ये क्वेश्चन, क्योंकि मैंने काफी टाइम दे दिया इसके ऊपर. चलो, तो आई गेस आज का कोटा यहाँ पे पूरा होता है. Chalo. So that's it for today's class. In the next class, we're gonna do all the questions of organization structure. तो अब सारे स्ट्रक्चर अच्छे से पढ़ के आएंगे एंड हम लोग आइडेंटिफिकेशन सीखेंगे स्ट्रक्चर का. ठीक है, सो बेटर यू कम अप विद ऑल द स्ट्रक्चर्स, प्लस देर इज अ टॉपिक कॉल्ड एज लीडरशिप. तो आप लीडरशिप करके आएंगे. ठीक है, सो होमवर्क चेकिंग टाइम. ओके, प्राची एंड रिया, आप दोनों होमवर्क दिया है. ओके, आप लोग क्लास लीव मत करना. आई नीड टू डिस्कस समथिंग. ठीक है, तो जस्ट मैं एक बारी होमवर्क इवेलुएट कर लेती हूँ, उसके बाद जस्ट आई नीड टू डिस्कस समथिंग विद योर पीपल. ये प्राची तुम्हारी कॉपी बेटा. वाई चेंज मैनेजमेंट स्क्रिप्चर. हेडिंग कहाँ है मेरे प्यारा बच्चा, सिखाया है ना हेडिंग. चेंज मैनेजमेंट कैपिटल लेटर्स में अंडरलाइन में आना चाहिए था. उसके बाद यहाँ पर भी हेडिंग मिसिंग है ना. हाँ, ये यहाँ पे ही शुरू होगा. गुड. देख के लिखा है आंसर तुमने, कहीं से टेप है क्या? नहीं, 2-3 पॉइंट्स मैंने खुद से लिखा है, 1-2 देख वेरी गुड आंसर, बहुत बढ़िया आंसर है. ठीक है, ये वाला मैं डलवाती हूँ आज ग्रुप पे. इट्स गुड आंसर. रिया, थोड़ा इंग्लिश में गड़बड़ी है, टेंसेस में प्रॉब्लम है तुमको आंसर लिखते वक्त. आई कैन जस्ट सी टू इट. ठीक है, रेस्ट इज फाइन. ओके, चलो. सो और किसी का होमवर्क तो नहीं जो चेक करना हो अभी? दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास.